बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी CS 304 की फाइनल टर्म एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की सीरीज में वेलकम कहते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने MCQs का पार्ट देखा था और हमने 60 MCQs को रिव्यू किया था, उनको अटेम्प्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जरा क्विकली इसको रिव्यू कर लीजिएगा। और इस पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसमें 20 क्वेश्चन जो है वो मजीद सब्जेक्टिव टाइप के आपके साथ शेयर करेंगे, तो यूं आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा ऑप्टिमम रखने के लिए हमने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप लोगों की भी रिक्वेस्ट होती है, तो इसके बाद पार्ट 2 जो है वो भी अपलोड हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह, तो वो भी जरूर देखिएगा। वो 20 क्वेश्चन इनसे डिफरेंट होंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है ये सारी जो सीरीज है इसमें 100 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, तो एग्जाम आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। चलिए फिर क्विकली आज के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स। यही जिसको हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, उसके लिए हमने टेम्पलेट्स पढ़े हुए हैं। तो हमारे पास दो तरह के जो टेम्पलेट्स होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास फंक्शन टेम्पलेट्स होते हैं। अच्छा, फंक्शन टेम्पलेट्स क्या करते हैं, हमें अलाउ करते हैं कि हम कोई एक फंक्शन टेम्पलेट लिख लेते हैं और उसमें एक सिंगल फंक्शन लिख लेते हैं और एक जेनेरिक टाइप जो है वो T यूज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसी फंक्शन को अपने डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी मुझे अगर एक सम का फंक्शन लिखना है, वो सम का फंक्शन दो इंटीजर को भी सम करेगा, वो सम का फंक्शन दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स को भी सम कर सकता है, और वही सम का फंक्शन एक दफा लिखा हुआ दो लॉन्ग या डबल टाइप के वेरिएबल्स को या डेटा टाइप्स को भी हैंडल कर सकता है। अब कंपाइलर क्या करता है, हम तो एक टेम्पलेट फंक्शन लिख देते हैं और जैसे ही जो डेटा टाइप उसको पास किए जाते हैं एज ए पैरामीटर, कंपाइलर क्या करता है, एक स्पेसिफिक कॉपी जो है स्पेसिफिक उसका वर्जन फंक्शन का वो क्रिएट कर देता है। तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट फंक्शन। इसी तरह हम क्या करते हैं, अपनी टेम्पलेट क्लास भी लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह क्लास हमें पता है कि क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी एक क्लास हम डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह के ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते चले जाते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरह हम क्लासेस का भी एक ब्लूप्रिंट लिख सकते हैं, यानी अपनी क्लास के लिए भी एक टेम्पलेट लिख सकते हैं और फिर उससे हमें जितनी क्लासेस बनानी हो वो हम बना सकते हैं, जो कि क्या होंगी, डिफरेंट डेटा टाइप्स की होंगी। यानी मैंने एक क्लास लिखी तो मैं उस क्लास को इंटीजर टाइप के डेटा के लिए भी यूज कर सकता हूँ, यानी वही मेरी टेम्पलेट क्लास मेरी लिखी हुई है, लेकिन अब के बार मैं उसको फ्लोट डेटा टाइप के लिए भी यूज कर सकता हूँ। सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो ये ज्यादा जो क्लासेस इस तरह लिखी जाती हैं ये हेल्प करती हैं हमें, या इससे जो फायदा होता है टेम्पलेट क्लास लिखने का वो ये है कि हम अपने जेनेरिक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो स्टैक की अगर मैंने टेम्पलेट क्लास लिखी है तो मैं स्टैक अपना यूज कर सकता हूँ इंटीजर टाइप के लिए भी, वही स्टैक की क्लास टेम्पलेट क्लास लिखी हुई मैं यूज कर सकता हूँ फ्लोट के लिए भी, वही टेम्पलेट की क्लास लिखी हुई मैं अपने लॉन्ग या डबल या स्ट्रिंग या कैरेक्टर के लिए भी यूज कर सकता हूँ। इसी तरह क्यूज हैं, लिंक लिस्ट हैं, आप क्या करते हैं, टेम्पलेट क्लासेस लिख लेते हैं। तो ये होगी हमारी दो तरह की टेम्पलेट्स। जी 62 है हमारे पास, राइट द कोड टू डिक्लेयर ए टेम्पलेट फंक्शन एज ए फ्रेंड ऑफ ए क्लास और एनी क्लास। यानी हमें कोई एक टेम्पलेट फंक्शन लिखना है जो किसी क्लास का क्या होगा, फ्रेंड फंक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि हमने एक क्लास यहाँ पे डिक्लेयर की है या बनाई है, लिखी है। क्लास को हमने माई क्लास का नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमने एक प्राइवेट डेटा मेंबर लिया है, इंटीजर डेटा, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने पब्लिक यानी क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखा है। ये नाम बिल्कुल देख लीजिए सिमिलर है, तो उसका मतलब है ये क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा, और लेफ्ट साइड पर रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं लिखी हुई। हम वही डेटा मेंबर क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये देखिएगा हम वही मेंबर यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो वैल्यू हमने यहाँ से मेन में पास की होगी। यकीनन आप इससे वाकिफ हैं, इनिशियलाइजेशन लिस्ट है। अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं टेम्पलेट फंक्शन एज ए फ्रेंड, टेम्पलेट टाइप T। ठीक है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड एक कोड होता है या स्टैंडर्ड लाइन होती है। अब देखिएगा ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि फ्रेंड void शो कांस्टेंट T एम्परसेंड, यानी हम जो ये T टाइप है इसका एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट का ये कांस्टेंट रेफरेंस यहाँ पे पास करेंगे इस अपने फ्रेंड के फंक्शन में। यानी जो void शो का फंक्शन हमने बनाया है, जिसको हमने इस क्लास का फ्रेंड बनाया है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये हमारा क्या है, एक टेम्पलेट फंक्शन है। ये ऊपर यही गिवन था क्वेश्चन में, तो हमने टेम्पलेट फंक्शन पहले डिक्लेयर किया है। नंबर 2, हमने उस टेम्पलेट फंक्शन को क्या बनाना था, क्लास का फ्रेंड। तो ये हमारी ऊपर लिखी हुई है क्लास, इस क्लास के अंदर ही है हम, और यहाँ क्लास के अंदर हमने इस टेम्पलेट फंक्शन को अपनी क्लास का फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सपोज यू हैव अ पर्सन एज ए
parent class and a student as a child class. Write a simple code to show method overriding. तो मेथड ओवरराइडिंग हमने पढ़ी हुई है और ये हमने शो करनी है, ये इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो क्विकली सबसे पहले अपनी क्या करते हैं, पेरेंट क्लास है और पेरेंट हमारी क्लास कौन सी है, पर्सन की। तो ये देखिए क्लास पर्सन, यहाँ से हमने लिखना शुरू किया और पब्लिक। तो अब हमने क्या किया, ये वाइड डिस्प्ले इन्फो, शो इन्फो, कुछ भी आप लिखना चाहे फंक्शन वो लिख सकते हैं। अगेन यहाँ क्वेश्चन में फंक्शन गिवन नहीं है, सिर्फ हमें ओवरराइडिंग दिखानी है। तो उसके लिए मैंने वाइड डिस्प्ले का एक फंक्शन लिया है और इसके लेफ्ट साइड पे ये मैंने क्या लिखा, वर्चुअल। इसका मतलब ये है कि हम ये वाला मेथड यकीनन ओवरराइड करना चाहेंगे। कांस्टेंट का कीवर्ड जो है ये एंड पे ऐड है, ये जस्ट मैंने ऐड किया है आपको एक आइडिया देने के लिए कि यूजुअली ये होता है कि क्लासेस में हम जो डिस्प्ले के फंक्शन होते हैं या जो गेटर होते हैं सिंपल डिस्प्ले टाइप के, उनको कांस्टेंट बना देते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। एज ए सेफ साइड आप चाहें तो इस कांस्टेंट के लफ्ज को यहाँ से हटा सकते हैं, आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फंक्शन के अंदर आके सिंपली हम कुछ भी नहीं कर रहे, एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवाई है। तो ये हमारी यहाँ तक क्या होगी रिक्वायरमेंट, यहाँ तक एंड से पहले पहले हमने अपनी पेरेंट क्लास लिख ली है। अब आते हैं अपनी स्टूडेंट की जो चाइल्ड क्लास है उसको लिखते हैं। वो हमने लिखी कि ये क्लास स्टूडेंट और ये पब्लिक है, किससे, हमारी पर्सन की क्लास है, ठीक है, इस क्लास से यानी इनहेरिट कर रही है। अच्छा, पब्लिक में हम आए यानी पब्लिक स्पेसिफायर है या मॉडिफायर है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अपनी क्लास के फंक्शन, और वो हमने लिखा पहले वाइड डिस्प्ले इन्फो। ये बिल्कुल वही डिस्प्ले इन्फो है जो हमने अपनी पेरेंट क्लास में लिखा हुआ है या डिफाइन किया हुआ है। अगेन कॉन्स्ट का कीवर्ड है जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा ये वाला जो डिस्प्ले इन्फो है ये सिंपल क्या कर रहा है, क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करके वैल्यू प्रिंट कर रहा है। कांस्टेंट मतलब ये इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ प्रिंट करने की कोशिश करेगा। तो वहां पे बेस क्लास में हमने अपने इसी फंक्शन को जिसको ओवरराइड करना था लेफ्ट साइड पे लिखा वर्चुअल, और यहाँ अपनी चाइल्ड क्लास में क्या लिख रहे हैं, ओवरराइड। और उसके बाद फिर अब चाइल्ड क्लास ने अगर अपनी इंप्लीमेंटेशन देनी है तो यकीनन इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन दी जाएगी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को एड्रेस करने के हद तक हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है। तो ये हमने क्या कर लिया है, वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन अपनी पेरेंट क्लास का अपनी चाइल्ड क्लास में ओवरराइड उसको कर दिया है। फिर बताता चलूं, सेम नेम होगा, सेम पैरामीटर होंगे, लेकिन पेरेंट क्लास में उसके लेफ्ट साइड पे क्या लिखा जाएगा, वर्चुअल, और चाइल्ड क्लास में वही फंक्शन वही सिग्नेचर लिखे जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ओवरराइड। तो ये क्या हो गया, मेथड ओवरराइड या फंक्शन ओवरराइड। 64 है, वाई दी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। आपने यकीनन पढ़े होंगे कुछ ऑपरेटर हम ओवरलोड कर सकते हैं और चंद ऑपरेटर हैं जो ओवरलोड नहीं किए जा सकते। उसमें एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी है। अब पूछा गया कि ये क्यों ओवरलोड नहीं किया जा सकता। देखें, वो ऑपरेटर जो ओवरलोड नहीं किए जा सकते उनके अंदर जो बुनियादी जो वजह है वो ये है कि वो लैंग्वेज का अपना पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है लैंग्वेज के अपने सिंटैक्स का। यकीनन इससे लैंग्वेज या कंपाइलर कोई स्पेसिफिक मीनिंग लेता है और वो चेंज नहीं किए जा सकते। यानी लैंग्वेज की एक स्टैंडर्ड है, वो कहती है कि आप इन 4-6 चीजों के स्टैंडर्ड मीनिंग है, स्टैंडर्ड कनोटेशन है, मेरा स्टैंडर्ड यूज है, कंपाइलर हमें अलाउ नहीं करता। वो कहता नहीं, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते, राइट। तो यही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज यूज्ड बाय द कंपाइलर टू रिजॉल्व स्कोप एक्सप्लिसिटली। यानी एक्सप्लिसिटली से मुराद कि मैं और आप बताते हैं कि ये जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं ये बेसिकली किस क्लास का यूज कर रहे हैं। हो सकता है बेस क्लास में भी वही फंक्शन हो, हमारी चाइल्ड क्लास में भी वही फंक्शन हो, लेकिन हमने ओवरराइड तो ना किया हुआ हो, राइट। इसी तरह प्रोग्राम में हमने 3 क्लासेस लिखी हुई हैं, तो क्लास से बाहर आके हमने कोई एक पर्टिकुलर क्लास का मेथड यूज करना है या उसको डिफाइन करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करते होते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि कंपाइलर के लिए ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एक खास किस्म की मीनिंग रखता है। इससे ये वो अंदाजा लगाता है बेसिकली कि आपकी क्लास कौन सी है और उसके बाद फिर कौन सा मेथड वगैरह कॉल करना है। वही हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि डेटा मेंबर्स वगैरह को एक्सेस करने के लिए यूज करता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो इसी तरह अगर आपने कुछ नेम स्पेसेस डिक्लेयर किए हुए हैं ऊपर 3-4 और उनका कोई नाम दिए हुए हैं और उनमें से कोई आप यूज कर रहे हैं दोबारा, तो वो भी कंपाइलर यूज करता है इसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हम कह सकते हैं कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को ओवरलोड करना कंपाइलर के लिए क्या हो जाएगी, एम्बिग्विटी हो जाएगी। वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्लैरिटी नहीं मिलेगी उसको, और यूं कोड की इंटेग्रिटी भी नहीं रहती। तो ये 2-3 बुनियादी वजूहात हैं कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड नहीं किया जा सकता।
65 है व्हाट इज द ग्रेसफुल टर्मिनेशन मेथड ऑफ एरर हैंडलिंग, गिव एन एग्जांपल। हमें पता है कि अगर कोई हमारे प्रोग्राम में एरर आता है तो हमें उसको ग्रेसफुली टर्मिनेट करना है प्रोग्राम को, यानी हम ये नहीं चाह रहे कि प्रोग्राम में एरर आया और प्रोग्राम जो है वो अब्रप्टली क्लोज हो गया, यूजर को कोई पता नहीं चला क्या हुआ है, तो ये प्रोफेशनल वे भी नहीं है। तो हमारे पास एरर आ सकते हैं प्रोग्राम में, लेकिन हमें उसको क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम को ग्रेसफुली टर्मिनेट करना पड़ता है, यानी हमको एरर मैसेज डिस्प्ले करवाएं और उसके बाद फिर यूजर को पता चल जाए कि एरर आ गया प्रोग्राम में, अब ये क्लोज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रेसफुल टर्मिनेशन। यानी हम एरर को हैंडल करें और उसके बाद फिर प्रोग्राम यानी एरर डिटेक्ट करे। नेसेसरी क्लीनअप से मुराद ये होगी कि हमने कोई अगर मेमोरी एलोकेट करवाई हुई है न्यू के कीवर्ड से, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि उसके बाद जब वो ऑब्जेक्ट क्लास के डिस्ट्रॉय होते हैं तो हाउस कीपिंग होती है, मेमोरी वो रिलीज होती है और वापस हीप को दी जाती है। तो ये इस तरह जो तरीकाकार होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेसफुली टर्मिनेशन, यानी हमने एरर डिटेक्ट किया, हाउस कीपिंग की, जो नेसेसरी चीजें थी वो हमने की और उसके बाद फिर प्रोग्राम को हमने प्रॉपर तरीके से एग्जिट किया, अब्रप्टली क्लोज नहीं किया, बीच में चलते चलते अचानक बंद नहीं हुआ। एक छोटी सी एग्जांपल हमें कहा गया वो भी दें, तो हम एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं कि क्वोशंट के नाम से हमारा एक फंक्शन है, दो पैरामीटर हम उसको पास कर रहे हैं, यकीनन ये हमारा नोमिनेटर होगा और ये डिनोमिनेटर होगा बी जो है। तो चूंकि डिवाइडेड बाय जीरो वाला बड़ा कॉमन एग्जांपल होता है यहाँ पे, तो वही हमने भी लिया हुआ है कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये जो डिनोमिनेटर है यानी डिवीजन में जो नीचे नंबर आ रहा है वो जीरो तो नहीं हो सकता, तो हम चेक करें कि इफ दैट इज जीरो, तो हम यहाँ पे एरर को हैंडल कर रहे हैं। तो ये हमारा जो तरीका है ना इफ में डाल का, ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो इशू है वो डिटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये आ जाता है तो हम कह रहे हैं कि जी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कोई अगर लोकल क्लीनअप करनी है, मेमोरी रिलीज करनी है या हाउस कीपिंग करनी है वो हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, हम एग्जिट कर गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये इफ के ब्लॉक तक, ये हमने क्या किया है, अपने इशू को अगर आ सकता है तो डिटेक्ट कर लिया है, और अगर ऐसा नहीं है, बी जीरो को बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप ए को बी पे डिवाइड कीजिए और जो वैल्यू आती है उसको रिटर्न कीजिए, क्योंकि फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ग्रेसफुल टर्मिनेशन, यानी हमने एरर को डिटेक्ट किया, एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, हाउस कीपिंग की है और उसके बाद प्रॉपर एग्जिट किया है, अब्रप्टली हमारा प्रोग्राम अब क्लोज नहीं हो रहा। 66 है, suppose the base class and derived class both have a member function with the same signature, यानी बेस क्लास में और चाइल्ड क्लास में सेम मेंबर फंक्शन है विद द सेम सिग्नेचर। नाउ कॉल दैट मेंबर फंक्शन थ्रू अ पॉइंटर टू द बेस क्लास ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है कि बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू आपने वो वाला फंक्शन कॉल करना है। तो क्या होगा जी, विच मेंबर फंक्शन विल बी कॉल्ड, इन दोनों में से चूंकि बेस क्लास में भी वो फंक्शन अवेलेबल है, चाइल्ड क्लास में भी वही फंक्शन अवेलेबल है, तो उस सूरत में कौन सा फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे देखिए वर्चुअल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ एक्सप्लिसिटली, तो हमें इसको जरा भी देखना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि जी अगर बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास में एक फंक्शन है जिसके सेम सिग्नेचर हैं, एक ही फंक्शन है सेम सिग्नेचर है, और फंक्शन क्या है, वर्चुअल भी नहीं है, हमने फंक्शन को बेस क्लास में वर्चुअल डिफाइन नहीं किया हुआ, जैसे हम मेथड ओवरराइड में करते हैं और अभी हमने एक एग्जांपल भी देखी है। तो ऐसी सूरत में जो बेस क्लास का फंक्शन होगा वो कॉल होगा, जो कि पॉइंटर भी बेस क्लास का है तो फंक्शन भी बेस क्लास का कॉल होगा। हाँ, अगर फंक्शन बेस क्लास में वर्चुअल डिक्लेयर हुआ हो तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा, आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसका वर्जन या उसका फंक्शन कॉल होगा, और इसी को हम क्या कहते होते हैं, ये हमारी पॉलीमॉर्फिज्म है। 67 है, हाउ कैन वी सेट द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए नॉन टाइप पैरामीटर। तो हमने टेम्पलेट में देखा है कि हमारे पास टाइप पैरामीटर होते हैं, और एक हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं पार्शियल स्पेशलाइजेशन, यानी उसमें जनरल टाइप के होंगे या टाइप वेरिएबल भी होंगे, नॉन टाइप भी होंगी। तो नॉन टाइप को कैसे डिफॉल्ट वैल्यू दी जाती है, राइट। तो हमें पता है हम जब टेम्पलेट लिखते हैं तो ये हमारा हो गया टाइप, यानी टाइप टी, क्लास टी, और ये अगर हम कोई स्पेसिफिक दे देते हैं चीज, इंटीजर, फ्लोट वगैरह, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन टाइप पैरामीटर। इंटीजर या फ्लोट अगर ऐसा हम कुछ लिखते हैं तो ये हमारी क्या होती है, नॉन टाइप होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हो गए ना, स्पेशलाइज हो गए, अब ये जेनेरिक नहीं रहे, इसलिए हम इनको कह रहे हैं नॉन टाइप। और उसके साथ हम क्या लिख रहे हैं जी, साइज इज इक्वल टू 10। तो जब साइज इज इक्वल टू 10 लिख दिया तो ये हमने क्या कर दिया, वैल्यू दे दी, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, यही हमने देनी थी। और नीचे हमने एग्जाम्पल और भी लिख दी है, आप चाहें तो यहाँ तक लिखते हैं तो बता दें, काफी है। हमने क्लास एक ली या अरे की, और उसके बाद प्राइवेट डिक्लेयर किया, टी टाइप का ही हम क्या बना रहे हैं, अरे, और साइज क्या दे रहे हैं जो हमने ऊपर लिया हुआ है, और उसके बाद फिर डू समथिंग का कोई फंक्शन आपका हो सकता है। तो आप चाहें तो पूरा एक डिपिक्शन दे सकते हैं, और चाहें तो अगर आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और इतने से भी आपका गुजारा हो जाएगा।
68 है, व्हाट डू यू नो अबाउट दी गिवन स्टेटमेंट। ये कोई स्टेटमेंट दी हुई है, यकीनन कुछ वेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर टाइप है उसकी, माई वैक उसका नाम है और ये 4 एलिमेंट्स का है और एलिमेंट सिर्फ क्या दिया हुआ है 3। तो इसका मतलब है 3 3 3 3 4 टाइम्स यही वैल्यू लिखी हुई है, रिपीट हो रही है ना वैल्यू, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है। क्विकली जरा देख लेते हैं, यही हमने ये नीचे लिखा हुआ है कि ये जो वैक INT है इससे मुराद क्या, आप एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं लेकिन वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। माई वैक उसका नाम है, 4 उसके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं या पार्ट्स हैं, डेटा मेंबर्स कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, और वैल्यू आप सबके लिए क्या देते जा रहे हैं 3। तो इसकी शक्ल क्या बनेगी, ये देखिए 3 3 3 3 यानी 3 वैल्यू है और 4 एलिमेंट्स हैं, तो सबके इनिशियलाइज आपने कर दिया 3 से। तो ये एक हमारा हो गया वेक्टर, जिसमें हमने कहा कि आपने 2 आर्गुमेंट्स दिए हुए, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे और दूसरी वैल्यू टू इनिशियलाइज ईच एलिमेंट। 69 है, हाउ वुड यू मेक ए क्लास एब्स्ट्रैक्ट इन C++, गिव एन एग्जांपल। तो हमें पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और कंक्रीट क्लास क्या होती है, ये इनका डिफरेंस भी हमें पता है। तो क्विकली देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट वो क्लास होती है जिसमें आप कम से कम एक फंक्शन आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। अभी हमने वर्चुअल देखा, प्योर वर्चुअल नहीं देखा। और प्योर वर्चुअल कब होगा, जब एक फंक्शन के एंड पे हम क्या लिखते हैं, राइट साइड पे, यानी फंक्शन डिक्लेरेशन लिखने के बाद इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है फिर प्योर वर्चुअल फंक्शन। यानी एक क्लास के अंदर एक फंक्शन के बाद आपने इज इक्वल टू 0 लिखा तो ये फंक्शन बन गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। और जिस क्लास के अंदर ये फंक्शन है वो क्लास फिर क्या बन गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यही बताना था हमें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाई जाती है। अब एक एग्जांपल देते हैं। तो यही चीज जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। क्लास हमने ली है, कोई भी क्लास ले सकते हैं आप, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी जो ऑप्शन है अपनी ले सकते हैं क्लास का नाम। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, जो C++ के रिजर्व वर्ड्स हैं वो आपने यूज नहीं करने, कोई भी और लफ्ज यूज कर लीजिए। राइट, अच्छा, क्लास जैसे रिजर्व है तो उसके शुरू में मैंने लिखा हुआ बी, आप माई क्लास लिख सकते हैं, क्लास के बाद 1 लिख सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लिया करें खुद। एनीवेज, तो हमने क्या किया है कि ये देखिए वॉइड डिस्प्ले का हमारा फंक्शन, उसको हमने वर्चुअल भी बनाया हुआ है और ये एक्शन पार्ट है यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो इससे ये फंक्शन क्या बन गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसी तरह हम किसी और डिराइव्ड क्लास में आए, ये चाइल्ड क्लास में, जो इस क्लास से क्या है, पब्लिक है, और हमने कहा कि वॉइड डिस्प्ले और यहाँ पे ये ओवरराइड, और कोई हमने इंप्लीमेंटेशन दी हुई है, एक लाइन की स्टेटमेंट आपने दिखानी होती है, असल जो एक्शन पार्ट है वो ऊपर हो गया हुआ है। तो यूं हमने क्या कर दिया है, एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है। आप अगर यहाँ इतना भी लिख दें, ये वाला पोर्शन भी, तो आपका क्वेश्चन ये लिखते हैं और ये लिखते हैं, आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाता है। ये वाला पार्ट अगर आप ओमिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि चलें थोड़ी ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन मैं साथ में बता भी देता हूं कि नेसेसरी क्या है, और एडिशनल आप ओमिट करना चाहें तो कर सकते हैं। 70 है, राइट द कोड ऑफ द नॉन केस सेंसिटिव कंपैरिजन फंक्शन फॉर द स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स। हमने स्ट्रिंग की क्लास पढ़ी और हमने देखा कि उनको 2 तरीकों से हम कंपेयर कर सकते हैं, एक केस सेंसिटिव होता है और एक नॉन सेंसिटिव होता है। यानी नॉन केस सेंसिटिव है, उसमें हम ये नहीं देखते कि यानी स्मॉल ए कैपिटल ए तो हम कहते हैं ये बराबर है, जबकि अगर केस सेंसिटिव लिया जाए तो ये दोनों डिफरेंट है। तो ये देख लीजिए, इंटीजर टाइप का हमारा रिटर्न टाइप होगा, ये नॉन केस सेंस कंपेयर, यानी नॉन केस सेंसिटिव कंपेयर, कोई भी आप और यूज कर सकते हैं नाम। अगेन, कैरेक्टर पॉइंटर आपने लिया str1 और कैरेक्टर पॉइंटर आपने लिया str2, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है और ये देखना है कि अगर इस str1 के अंदर लिखा हुआ स्मॉल पाकिस्तान, str2 के अंदर लिखा हुआ कैपिटल पाकिस्तान, तो उसका मतलब फिर क्या होगा, ये बराबर होंगे, क्योंकि हमने कहा ये क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है, केस इनसेंसिटिव है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ये चेक कर लेते हैं एक लूप में, जो कि i0 से लेकर स्ट्रिंग लेंथ 1 और स्ट्रिंग लेंथ 2, यानी str लेंथ 1 से लेकर str लेंथ 2, इन दोनों की स्ट्रिंग लेंथ तक जा रहा है। और उसके बाद चेक क्या कर रहा है, str1 में जो भी कैरेक्टर आप निकाल रहे हो उसको क्या कर दो अपर केस में, और 2 को भी क्या कर दो अपर केस में। तो यानी अगर एक स्ट्रिंग में पहला कैरेक्टर स्मॉल ए था, दूसरा कैपिटल ए था, तो यहाँ तक क्या उसने बना दिया, वो तो पहले कैपिटल है तो ये उसने कैपिटल बना दिया। अब इन दोनों को वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है और करके चेक कर रहा है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो क्या कर दो, str1 का जो ASCII कोड है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो str2 के ASCII कोड से, और जो न्यूमेरिक बनती है वैल्यू उसको रिटर्न कर दो। ये देखिए, ये लिखा हुआ हमने, रिटर्न्स दी डिफरेंस ऑफ ASCII कोड कैरेक्टर वैल्यूज, जो कि दोनों की होगी। और अगर ऐसा नहीं है, दोनों बराबर नहीं है से मुराद मतलब फिर बराबर होंगे, तो अगर बराबर हैं तो फिर आप क्या कर दो,
कंपेयर करो लेंथ को, किसको, str1 को और str2 को, और यहाँ जो कंपैरिजन वो करेगा वो 3 केसेस उसके हो सकते हैं, वो हम क्विकली देख लेते हैं। पहला, अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं, जैसे हमने एग्जांपल ली कि स्मॉल पाकिस्तान और कैपिटल पाकिस्तान, वो हम क्या करें, कंपेयर। तो इसका मतलब ये दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं तो क्या वैल्यू रिटर्न होगी, 0, और 0 रिटर्न होने से मिला दिया है कि क्या है, स्ट्रिंग दोनों बराबर हैं, इक्वल है। अब अगर str1 बड़ी है, यहाँ str1 में था पाकिस्तान और str2 में था बेस, BAC बेस, और ऐसा भी हो सकता है str1 में बेस हो, str2 में पाकिस्तान हो, नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो रिटर्न है str लेंथ str1 माइनस str लेंथ str2, ये कंपेयर करके रिटर्न क्या कर सकती है, या इससे क्या रिटर्न हो सकता है। तो ये था हमारा कि नॉन केस सेंसिटिव जो है उसका अगर हमें कंपैरिजन करना पड़ता है तो हम कैसे करेंगे, अपर क्लास में हमने कन्वर्ट किया और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को हमने कंपेयर कर लिया। 71 है, what 3 properties are necessary for a container to implement generic algorithms। तो कंटेनर हमने पढ़े हुए, क्विकली इनकी 3 प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि दे शुड हैव ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये किस लिए होगा, ताकि हमने सीक्वेंशली मूव करना है उस कंटेनर के अंदर, ट्रैवर्स करना है। यानी एक कंटेनर के अंदर अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो हमने पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो इसको हमने क्या कहा कि ये हमारा क्या सिक्वेंशियली मूव है, और डेटा स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा हो, इस चीज को हम कहते हैं ट्रैवर्सल। यानी एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर जो आप मूव करते हैं वो हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। तो एक तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होना चाहिए फॉर दी ट्रैवर्सल। दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी कि डी रेफरेंस ऑपरेटर होना चाहिए। क्यों, हमने जब उसको एक्सेस किया तो हमें उसकी वैल्यू भी चाहिए जो हमने उसके अंदर स्टोर करवाई हुई है, और वहां जो पड़ी हुई वैल्यू उसको रेफर भी कर सकें, उसको रिट्रीव भी कर सकें, अगर किसी अरिथमेटिक में यूज करनी है वो भी कर सकें। तो क्या उसके लिए चाहिए, डी रेफरेंस ऑपरेटर, जो हमें वहां पर पड़ी वैल्यू भी दे दे। एंड थर्ड जो है वो क्या, इन इक्वालिटी ऑपरेटर है, वो हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं हम इस कंटेनर की एंड पे तो नहीं आ गए। ट्रैवर्स करते हुए हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हम लिस्ट के, क्यू के, स्टैक पे या किसी और कंटेनर क्लास के ऑब्जेक्ट के एंड पे अगर आ गए, और एंड पे यकीनन आगे ट्रैवर्स तो नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी मूव करते जा रहे होते हैं हम चेक करते हैं कि कहीं हम एंड पे तो नहीं पहुंच गए। तो ये 3 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हम कह सकते हैं किसी भी कंटेनर के पास जरूर होनी चाहिए अगर उसने कोई भी जेनेरिक एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना है। 72, suppose you have following complex numbers class complex प्राइवेट डेटा मेंबर है जी, डबल टाइप है उसकी, रियल नाम का प्राइवेट डेटा मेंबर है, उसके बाद फिर पब्लिक उसका कुछ कंस्ट्रक्टर या फंक्शन लिखे हुए हैं। तो ये एक सिंपल सी क्लास की ब्लूप्रिंट दिया हुआ, कहा गया है कि प्लस इज इक्वल टू ये वाला जो ऑपरेटर है आपने इसको ओवरलोड करना है कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए, ठीक है। तो ये हम करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं जी कि हमारे पास जो ये ऑपरेटर ओवरलोड का फंक्शन है, जब वो ऑपरेटर ओवरलोड कर लेगा तो हमें रिटर्न क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा, उसका रेफरेंस। ऑपरेटर का हमने कीवर्ड लिखा, जो ऑपरेटर हमने ओवरलोड करना है वो हमने लिखा, और हमने कहा कि हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्लास का ही एक राइट हैंड साइड RHS का ऑब्जेक्ट, उसका कांस्टेंट रेफरेंस, यही हम पास करेंगे इसको। अब हम क्या करें कि दिस का रियल, ये दिस से मुराद क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट जो इस प्लस इज इक्वल टू के यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखा होगा, ये असल में दिस रियल का मतलब इस ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट, प्लस इज इक्वल टू किसके साथ ऐड हो जाए, जो हम यहाँ से दे रहे हैं RHS में हमने पास किया हुआ है साथ में, उसके रियल के साथ, और इसी ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी किसके साथ प्लस हो जाए, जो हमने ऊपर पास किया हुआ है उसके इमेजिनरी के साथ। और जब ये हो चुके तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में चूंकि ऐड हो गए हैं रियल और इमेजिनरी, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमने क्या किया है, प्लस इज इक्वल टू का ऑपरेटर अपनी कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए ओवरलोड कर लिया है। 73 है, राइट अ टेम्पलेट फंक्शन दैट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो ये काफी आसान है, मेरा ख्याल है क्विकली आप समझ गए हैं। सबसे पहले हमें पता है हम टेम्पलेट का कीवर्ड लिखते हैं और टाइप नेम टी लिखते हैं, ये तो हमारा हो गया जेनेरिक। अब हमें एवरेज का फंक्शन लिखना है इस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए। तो वो कैसे लिखेंगे, चूंकि अब हमारे पास टाइप टी होती है जेनेरिक ये वाली, तो हम इसको टाइप टी दे रहे हैं और हम इसी टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इस टी से मुराद आपको पता क्या हो जाती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, लॉन्ग या डबल भी हो सकती है। तो जैसे हम लिखते हैं इंटीजर है, इंटीजर भी इंटीजर सी, और इन 3 इंटीजर का सम करके 3 पे डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे। हमें नहीं पता डेटा टाइप क्या होंगे, इसलिए तो हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, और टेम्पलेट्स में हमने डेटा टाइप क्या बनाई हुई है, जेनेरिक, और वो क्या है टी। तो हम टी टाइप के 3 वेरिएबल ले लेते हैं,
उनको जमा कर देते हैं, 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, और वो जो वेरिएबल के अंदर जब ये एवरेज जाएगी वो भी टी टाइप का ही होगा, वो हम रिटर्न करवा देंगे। तो सिंपल फंक्शन है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक टी टाइप का ही हमने वेरिएबल नया डिक्लेयर कर लिया एवरेज, और मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट में दोनों काम कर दिए। इन तीनों को जो टी टाइप के वेरिएबल हमने लिए हैं ऊपर एबीसी जो हम पास कर रहे हैं इस फंक्शन को, हमने यहाँ पे तीनों को ऐड कर लिया, ये देखिए 3 पे डिवाइड कर लिया, तो जो एवरेज बनी वो किस में आ गई, टी टाइप का जो एवरेज का वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया वो। और नीचे हम क्या कर रहे हैं, इसको ही रिटर्न कर रहे हैं। ये देखिए टी टाइप का हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, एवरेज की टाइप क्या है, टी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये हमारा क्या हो गया, टेम्पलेट फंक्शन जो कि 3 एलिमेंट्स को उनकी एवरेज निकाल के रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मेरा ख्याल है बहुत सिंपल था। 74. Create a vector array of length 8 and also initialize the elements of this array with the values 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेक्टर हमने लिखा और उसके बाद कहा कि इसकी टाइप क्या होगी, एंगुलर ब्रैकेट्स में हमने लिखा INT, वेक्टर का नाम लिखा वेक्टर 1, और उसके बाद इनिशियलाइजेशन बिल्कुल ऐसी होगी जैसे आप नॉर्मल इंटीजर एरे की करते हैं। कर्ली ब्रेसेस में जो वैल्यूज आपको ऊपर पास की गई हैं वो वैल्यूज आपने यहाँ लिखती हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटीजर टाइप का वेक्टर जिसका नाम vec1 है, उसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया। तो यहाँ हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज तो करवा दिया। तो क्वेश्चन आपका यहीं तक था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया है इनको डिस्प्ले कैसे करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले एक सिंपल सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है कि ये वेक्टर की एलिमेंट्स हैं या वेक्टर एलिमेंट्स कॉलन, दैट्स इट। इसका मतलब यह है कि ये सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब हमें इनको ट्रेवर्स करना है, आइटरेट करते हुए एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है और उसके बाद फिर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। तो उसके लिए जो लूप है वो जरा ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने कमेंट डाल दिए कि ये रेंज बेस्ड लूप है। यहाँ पे INT val कॉलन vec1, यानी ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में वैल्यू कहां से आएगी, vec1 से आएगी। ये देखिए यहाँ से, तो इसका मतलब यह है कि जब पहली बार लूप आया इस जगह पे हम आए और vec1 की पहली वैल्यू 0 है, तो ये 0 यहाँ पे क्या हो रही है, वैल के अंदर आ रही है, और वैल को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। और चूंकि vec1 में भी वैल्यू है इसलिए ये लूप चलेगा। और अगली बार आप ये समझ लीजिए कि ट्रेवर्स करते हुए हम यहाँ पे आए और अगली बार वैल्यू क्या मिली, vec1 में 1, और वो 1 चलेगी वैल के अंदर, तो वैल्यू प्रिंट होगी 1। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि हम इस वेक्टर के एंड पे नहीं पहुंच गए। तो यूं इस लूप से आपने वैल्यू भी प्रिंट कर ली और एंड पे मैंने लिखा सिंपल एक एंड लाइन की स्टेटमेंट है। तो ये है, एक वेक्टर डिक्लेयर करें इंटीजर टाइप का, उसका कोई नाम दें, वैल्यू इनिशियलाइज करवाएं और एक लूप से उन सारे एलिमेंट्स को आपने प्रिंट करना हो। तो 75 है, डिस्क्राइब दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखी है, यानी एक ऐसी क्लास जिसमें क्या होता है, एक फंक्शन कम से कम प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। अच्छा, ये करती क्या है, बेसिकली जैसे हम पहले भी बात करके आए हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट, एक स्केच, एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है दूसरी क्लासेस के लिए भी। और इसके लिए जरूरी है, या इसके बारे में एक चीज आपने और मैंने जानना जरूरी है, वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। और ये हमने कहा था कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू 0 डाल के। दूसरी चीज हमने कहा कि एक तो ये बाकी क्लासेस के लिए स्टैंडर्ड बना देगी, बेंचमार्क दे देगी, ब्लूप्रिंट डिफाइन कर देगी, जो सब चाइल्ड क्लासेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ये एक चीज एनफोर्स कर रही है, एक कंप्लायंस की हद तक, एक रेगुलरिटी की हद तक चीजें आ गई हैं। अब बाकी डीराइव क्लास को एक तो ये फॉलो करनी पड़ेगी, और दूसरी चाइल्ड क्लासेस के लिए जरूरी है, क्योंकि ऊपर सिर्फ क्या दिया हुआ, प्योर वर्चुअल फंक्शन, नीचे चाइल्ड क्लासेस के लिए अब जरूरी हो गया कि वो अपनी इंप्लीमेंटेशन दे उन सारे फंक्शंस की। अभी तो हमने कहा ना कम से कम एक हो, लेकिन थिंक ऑफ ए सिचुएशन, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसके अंदर 4 प्योर वर्चुअल फंक्शंस हैं, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। तो इसका मतलब अब जितनी डीराइव्ड क्लासेस हैं उन सब में चारों के क्या देनी है, अपनी अपनी इंप्लीमेंटेशन। तो इससे क्या बेसिकली चीज मकसूद होती है, मैंने जैसे कहा ना, रेगुलरिटी, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, तो एक फॉलो करनी होती है स्टैंडर्ड सब क्लासेस को। तो इससे हम कह रहे हैं कि दिस इनफोर्स और फोस्टर्स द कंसिस्टेंसी अमंग द बिहेवियर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द चाइल्ड क्लासेस। सैलिएंट फीचर हमने डिस्कस कर लिए कि बेसिकली ये एक कंसिस्टेंसी है, एक पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है जो हम चाह रहे हैं। दूसरी चीज हम ये देखें यहाँ पे कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ऐसा मुमकिन है कि उसके अंदर पेयर वर्चुअल फंक्शन भी हों और हमारे रेगुलर फंक्शंस भी हों, जिनकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन बेस क्लास में भी दी हुई हो।
जो तीसरी चीज यहाँ मेंशन की हुई है हमने वो ये है कि ये कोड रीयूजेबिलिटी को मेक श्योर करती है, और दूसरी चीज ये कंसिस्टेंट इंटरफेस को भी मेक श्योर करती है डीराइव क्लासेस के अंदर। जैसे हमने बात की कि डीराइव क्लासेस को फिर जरूरी है कि उनकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी दें और इस ब्लूप्रिंट को सब वो फॉलो भी करें। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 बुनियादी चीजें थी जो हमने देखी हैं अपनी किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए। 76 है जी, give the C++ code of template function to print the values of any type of an array of integers. This function will take two parameters, one will be the pointer and the other will be the size of the array. मेरा ख्याल है कुछ समझ आ गई है हमें। एक फंक्शन लिखने हैं हमें, और वो टेम्पलेट फंक्शन होगा, उसको हमें दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। एक पॉइंटर टाइप का होगा, यकीनन ये अगर एरे प्रिंट कर रहे हैं इंटीजर की तो ये क्या होगा, पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और दूसरा क्या होगा, उस एरे का साइज होगा। तो मेरा ख्याल है सिंपल फंक्शन तो आप लिखते हैं CS201 में भी आपने यकीनन किए होंगे, और टेम्पलेट के साथ भी शायद किए हों, लेकिन ये नहीं किए तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करना है। अब टेम्पलेट है तो सबसे पहली लाइन तो जैसे मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आंखें बंद करके हम लिख सकते हैं टेम्पलेट एंगुलर ब्रैकेट्स में टाइप टी। अब वो फंक्शन लिखते हैं तो रिटर्निंग टाइप कुछ नहीं है, इसलिए वर्ड लिखा हुआ है, चूंकि प्रिंट कर रहा है ना वो, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वाइड प्रिंट अरे, और उसके बाद ये हम क्या कर रहे हैं, वो एक जो हमें कहा गया ना कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होगा, ये हमने ले लिया है। और चूंकि हम एक्सेस कर रहे हैं तो इसलिए एहतियातन हम कांस्टेंट ले रहे हैं, चूंकि जैसे मैंने कहा ना प्रिंट डिस्प्लेस टाइप के फंक्शन में ज्यादातर हम चीजें कांस्टेंट ही ले लेते हैं, बट एनीवेज आप ना भी ले तो गुजारा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, दूसरा हमें कहा गया था आपने साइज पास करना है अरे का, तो उसके लिए हमने इंटीजर साइज के वेरिएबल ले लिया, तो ये फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। अब हम गए, हमने कहा कि जी एक लूप शुरू किया जाए जो कि 0 से लेकर कहां तक जाए, उस अरे का साइज तक जाए, और ये इनफैक्ट सॉरी ए है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर्स की अरे, यानी जिसका ये पहला एलिमेंट हमने उसका एड्रेस लिया पॉइंटर में डाला हुआ है, इसको हमने ट्रेवर्स करना होगा ना, या इसके अंदर एलिमेंट्स हमने चेक करने होंगे या मूव करने होंगे या आगे एक्सेस करने होंगे, तो ये हम एक्सेस कर लेते हैं। और आपको पता है अरे कैसे एक्सेस की जाती है लूप के अंदर, यानी आप लूप का जो वेरिएबल है उसका इंडेक्स पास कर देते हैं या सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में डाल देते हैं। तो यूं अगर ए 0 है तो नंबर सब 0, ए की वैल्यू 1 होगी तो नंबर सब 1, ए की वैल्यू 2 होगी तो नंबर सब 2, और यहाँ से नंबर सब 10 में ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकेंगे या एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, मेन में हम आते हैं, और मेन में हम ये कहते हैं कि जी कोई हमारे पास एक इंटीजर है है और उसका हमने साइज नहीं दिया हुआ, लेकिन 5 एलिमेंट इनिशियलाइज करवा दिए हैं, तो अंडरस्टूड बात है यहाँ पे 5 ही होगा। एक हम ए साइज का, एम साइज का, टी साइज का, साइज 1 कोई भी और वेरिएबल ले सकते हैं, जिसको हमने कहा 5 एलिमेंट्स है हमारे, और यहाँ हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी द नंबर्स आर, और ये हमने फंक्शन कॉल दे दी है अपनी इस वर्ड प्रिंट अरे के फंक्शन को। ये देखिए यहाँ पे कॉल यहाँ आएगी, और पास हम क्या कर रहे हैं, ये नम की अरे, ये देखिए ये हमने पास कर दी है, और ये जो A5 साइज लिया हुआ है ये पास कर दिया है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट थी हमारी, हमने फंक्शन लिखा जो टेम्पलेट फंक्शन है, उसको हमने अरे पास किया है, यानी अरे का जो पहला एलिमेंट उसका एड्रेस पास किया है, 2 है पॉइंटर, और हमने अरे का जो साइज है, जो दूसरा एलिमेंट हमें कहा गया था इंटीजर टाइप का, वो पास किया है, और हमने इटरेट किया उसको, और अरे के अंदर जो एलिमेंट्स उनको भी प्रिंट करवाने की कोशिश की है। 77 है, व्हाट आर कंटेनर क्लासेस यूज्ड फॉर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंटेनर क्लासेस आर देयर। तो हमने पढ़ी हुई है कंटेनर क्लासेस बेसिकली क्या है, द पार्ट ऑफ STL यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, और ये कंटेनर क्लासेस क्या है, बेसिकली कुछ कंटेनर टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती हैं जो कुछ वैल्यूज को स्टोर करते हैं और इनको मैनेज करते हैं। हम इनको कलेक्शन ऑफ डेटा कह सकते हैं। कंटेनर का मतलब कोई एक चीज है जिसके अंदर आप डिफरेंट चीजें कंटेन कर सकते हैं, सो वी कैन कॉल इट फॉर सिंपलिसिटी कि कलेक्शन ऑफ डेटा यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज डिफरेंट वैल्यूज। और इन कंटेनर्स के पास कुछ हमारे बहुत अच्छे, कुछ बहुत स्विफ्ट किस्म के मेथड्स या फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने डेटा को स्टोर भी करना है, हमने डेटा को एक्सेस भी करना है, और जाहिर बात है हमने डेटा को मैनिपुलेट भी करना है। तो एक कंटेनर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर जो डेटा हमने स्टोर करवाना है उसके लिए भी फंक्शन अवेलेबल है, उसको दोबारा एक्सेस करना है उसके लिए भी फंक्शन अवेलेबल है, और उसको मैनिपुलेट करना है, उसकी वैल्यू 4 रखी थी अब 5 या 10 करनी है, या उसमें कोई प्लस माइनस करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये कितनी टाइप्स के हैं, तो सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस कंटेनर होते हैं। सीक्वेंस कंटेनर क्या करते हैं, एक खास ऑर्डर में चीजों को सिर्फ स्टोर करवा लेते हैं। जैसे हमने भी वेक्टर देखा था, आपने मेरे ख्याल में उसकी एग्जांपल भी देना चाहे तो दे सकते हैं। इसी तरह लिस्ट हो सकती है। ये दो सिंपल है, DQ भी हमारा होता है। सेकंड है जी एसोसिएटिव कंटेनर। एसोसिएटिव से मुराद ये है कि दो चीजें आपस में उनका ताल्लुक है, एसोसिएशन हुई हुई है, तो दो चीजें क्या है, की वैल्यू पेयर।
यानी की और एक वैल्यू, एक एक की है, पहली की के ऊपर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, फिर दूसरी की के ऊपर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, फिर तीसरी की के ऊपर कोई वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये की वैल्यू पेयर बना हुआ है एसोसिएटिव कंटेनर्स के अंदर। और इसका फायदा क्या है, ये बहुत अच्छी रिट्रीवल है, यानी डेटा बहुत क्विकली रिट्रीव कर सकते हैं। हम अपनी की दें, डायरेक्टली वहां से जाके डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये सेट मैप वगैरह आपने पढ़े में, ये हमारी क्या है, एसोसिएटिव कंटेनर्स हैं। एंड थर्ड जो है वो एडाप्टर्स होते हैं। और एडाप्टर्स हमें पता है क्या है, ये बहुत मुख्तलिफ या मखसूस किस्म के इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि स्टैक है। और स्टैक का आपको पता है कि अपना ऑपरेशन है, यानी वो एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का कंटेनर है। आप जो चीज पहले डालते हैं, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और जो चीज आप लास्ट में डालते हैं उसको आप पहले निकाल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपको हो तो आप फिर क्या यूज करते हैं, स्टैक। क्यों में आप क्या करते हैं, जो आपने पहले चीज डाली है उसको पहले निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरह प्रायोरिटी क्यू है कि जिस मर्जी तरतीब से आपने चीजें डाल ली, लेकिन कुछ मखसूस चीजें हैं जिनको आपने पहले ट्रीट करना है। जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी वाले लोगों को जारी बात है पहले ट्रीट किया जाता है, तो उनका मतलब कि उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ऐसे क्यू के अंदर हम कहेंगे कि वो चीजें हैंडल की जाए पहले, आए वो बाद में बेशक, क्योंकि क्यू चलती है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। लेकिन हम चाहेंगे जो बाद वाली बेशक आई है उनको पहले ट्रीट किया जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यूज इंप्लीमेंट करते हैं कि जिन चीजों की प्रायोरिटी ज्यादा है उनको पहले डील किया जाए। तो ये हमारे 3 तरह के कंटेनर क्लासेस हो गई हैं। 78 है, कैन इज कंस्ट्रक्टर थ्रो एन एक्सेप्शन इफ इट फेल्स, हाउ शुड दिस एरर बी हैंडल्ड। एक तो ये ना कोई फंक्शन कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है, एक ये है कि क्या कोई कंस्ट्रक्टर भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। देखिए कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है, क्लास के नाम पे होता है, लेकिन ये है कि उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, बाकी वो एक फंक्शन ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि जी यस, अ कंस्ट्रक्टर कैन थ्रो एन एक्सेप्शन, यानी अगर कंस्ट्रक्टर कोई काम कर रहा है, और आमतौर पे हम क्या यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को, जब कोई क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उसकी एक स्टेट सेट करते हैं, वैलिड और स्पेसिफिक, जो हम चाह रहे हैं। जैसे हम कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड करते हैं, आपने यकीनन किए होंगे, तो वो जो स्पेसिफिक स्टेट सेट करनी है नए बनने वाले ऑब्जेक्ट की, वो अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बना पाता तो फिर क्या हो गया, फेल। अब क्यों नहीं बना पाता, मल्टीपल रीजन है, हम उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, अभी डिस्कशन लेंथी हो जाएगी। बट थिंक ऑफ ए सिचुएशन कि कंस्ट्रक्टर ने एक ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक स्टेट इनिशियलाइज करने की कोशिश की और वो फेल हो गया। तो ऐसी सूरत में हम चाह रहे हैं कि वो एरर को इंडिकेट करे, बताए, एक्सेप्शन थ्रो कर दे कि आपने मुझे कहा ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, बट ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट, आई कुड नॉट इनिशियलाइज द रिक्वायर्ड स्टेट एस्क्ड बाय यू और यू डिजायर्ड। तो ऐसी सूरत में वो फिर क्या कर सकता है, एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। और जाहिर बात हमने कोई ना कोई ट्राई कैच ब्लॉक लिखा होगा जिसमें जाके आप कैच यानी इसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ सिंपल एग्जांपल मैंने दी है, ये देखिएगा माई क्लास कोई क्लास है और ये हमने इसका कंस्ट्रक्टर लिखा, और यहाँ फॉर इंस्टेंस हमने कोई इसको इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर वैल्यू दिया। एज्यूम कर रहे हैं इस क्लास का एक ही डेटा मेंबर होगा, वैल्यू डेटा वट कोई भी। तो अब क्या हम चेक कर रहे हैं कि इफ इनिशियलाइज करते हुए, डेटा ऑब्जेक्ट बनाते हुए, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए आप ये देख रहे हैं कि अगर जो पैरामीटर पास किया वो लेस देन 0 है, यानी आप नेगेटिव नंबर नहीं देना चाह रहे, जैसे मैंने कहा ना स्पेसिफिक स्टेट से उसको इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने ट्राई में यहाँ पे दिया -1 दे के, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई क्लास का और -1 दे दी, यानी जानबूझ के मैंने यहाँ पे कोशिश की कि मैं एक्सेप्शन थ्रो करवाऊं किससे, कंस्ट्रक्टर से, और उसको फिर मैंने कैश में हैंडल करके वो डिस्प्ले करवा दी। तो ये एक हो गया कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से एक्सेप्शन थ्रो करता है या कर सकता है। इसी तरह मेथड्स भी, बाकी फंक्शंस भी ऐसे ही एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। 79 है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग। तो देखिए मैंने इसको कोशिश किया है कि जरा टेबल में डाल दो ताकि थोड़ा सिंप्लिसिटी भी रहे, और आप भी चाहें तो उसको एग्जाम में टेबल की फॉर्म में लेके बड़ी आसानी रहती है। ऑलराइट, स्टैटिक टाइप की जो हमारी बाइंडिंग होती है ये कहाँ पे होती है, जरा देखिएगा कंपाइल टाइम पे। जब पे हमारी डायनेमिक बाइंडिंग जो होती है वो कहाँ होती है, रन टाइम पे। यानी पॉलीमॉर्फिज्म में एक कॉल आई ड्रॉ की, वो रन टाइम पे डिसाइड हो गया कि किस क्लास के पास भेजना है इसको। फॉर इंस्टेंस किस क्लास की कॉल है दरअसल में, या किस क्लास का ड्रॉ फंक्शन यूज करना है, लाइन का, सर्कल का, रेक्टेंगल का, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या हुई है, बाइंडिंग रन टाइम पे। तो ये क्या है, डायनेमिक बाइंडिंग है। और जो कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग हो रही है ये हमारी क्या है, स्टैटिक बाइंडिंग है। दूसरी देखते हैं हम फंक्शन टाइप। स्टैटिक बाइंडिंग हमारी नॉर्मल फंक्शंस के साथ होती है, ठीक है, जो हमारी क्या है, नॉन वर्चुअल है। जबकि डायनेमिक बाइंडिंग किसके साथ होगी, वर्चुअल फंक्शंस के साथ। ये आपने याद रखना है।
थर्ड पे हम देखते हैं परफॉर्मेंस क्या होगी। ये देखिए स्टैटिक है ना, इसका मतलब ये है कि कंपाइल टाइम पे आपने बाइंड कर दी, चीजों को रिजॉल्व कर दिया, तो ये क्या फास्टर है। डायनेमिक बाइंडिंग में चूंकि रन टाइम पे डिसाइड होना है बहुत सारी चीजें, तो वहां पे जो डिसीजन हो रहे हैं डायनेमिकली वो क्या होंगे, कंपैरेटिवली स्लो होंगे कंपैरेटिव टू स्टैटिक। वैसे मैं यानी आप और मैं इतना ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि ये देखें तो बहुत जल्द हो गया, ये बहुत स्लो हो रहा है, रन टाइम पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, इवन आई कैन नॉट एक्सपीरियंस दिस। बट कंपेयर करेंगे डायनेमिक को तो वो क्या है, स्लो है एज कंपेयर टू स्टैटिक। और जो लास्ट हम चीज देख सकते हैं वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कि जो स्टैटिक है वो क्या है, लेस फ्लेक्सिबल है। वो इसलिए लेस फ्लेक्सिबल है क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे बाइंड हो गए हैं, उनके अंदर पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर नहीं हो सकता। डायनेमिक बाइंडिंग जो है वो हमारी क्या है, इट्स मोर फ्लेक्सिबल। रन टाइम पे आप डिसाइड कर रहे हैं किन चीजों को बाइंड करना है, किस कॉल को किस क्लास के बाद भेजना है, तो ये क्या, इट्स वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम कहते हैं कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक और डायनेमिक में कुछ 4 बुनियादी फर्क है, आप 3 भी याद रख लेंगे तो काफी है इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, हमारी आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कैन अ वर्चुअल फंक्शन बी स्टैटिक? इन ईदर केस जस्टिफाई योर आंसर। यानी जान नहीं छूटनी, यस नो करके यहाँ पे जान नहीं छुड़ाई जा सकती, तो बताना पड़ेगा कि जी यस या नो के केस में ऐसा क्यों हुआ है। तो एक वर्चुअल फंक्शन स्टैटिक नहीं हो सकता, कैन नॉट बी स्टैटिक। हमारे जितने वर्चुअल फंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, जब रन टाइम पे, अभी हमने बात की ना कि उनकी रेजोल्यूशन या बाइंडिंग कब होगी, रन टाइम पे। तो जो रन टाइम पे उनकी बाइंडिंग होती है उसके लिए वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, वी टेबल के ऊपर। और जो वी टेबल है उसको कोई ना कोई इंस्टेंस चाहिए होता है, जबकि हमारे स्टैटिक जो फंक्शंस हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ नथी टाई नहीं होते। यानी आपने क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ, आपका स्टैटिक फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है और वो करता है। तो इसका मतलब कि मेरा जो वर्चुअल फंक्शन है वो एक तो क्या हुआ, किसी न किसी ऑब्जेक्ट और वी टेबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि मेरा स्टैटिक फंक्शन है वो ऐसा नहीं करता, या स्टैटिक बिहेवियर ऐसा नहीं होता। और स्टैटिक बिहेवियर ये वी टेबल को भी एक्सेस नहीं कर सकता, चूंकि इसमें बाइंडिंग नहीं होनी, इसलिए वी टेबल की कोई एसोसिएशन इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों डिफरेंट चीजें हैं। स्टैटिक होना किसी चीज का एक डिफरेंट सिनेरियो है, एक डिफरेंट सिचुएशन है। किसी चीज का वर्चुअल होना और किसी फंक्शन का खासकर वर्चुअल होना, ये क्या है, इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है। क्योंकि वर्चुअल में हम बार बार कह रहे हैं, फंक्शन के लिए कोई किसी ऑब्जेक्ट के साथ टाई होगा, वी टेबल के साथ एसोसिएटेड होगा। स्टैटिक के लिए दोनों चीजें जरूरी नहीं है। स्टैटिक फंक्शन बगैर किसी ऑब्जेक्ट के एग्जिस्ट कर सकता है, और स्टैटिक फंक्शन को वी टेबल की कोई एसोसिएशन दरकार नहीं होती, रिक्वायर्ड नहीं होती, और ना वो वी टेबल को यूज करता है। तो इसका मतलब कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हम इनको कह सकते हैं कि वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद द ऑरेंजेस। तो ये हुआ कि एक वर्चुअल फंक्शन को हम स्टैटिक नहीं बना सकते। राइट जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। और वीडियो की लेंथ को कम रखने के लिए हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाए आपके साथ। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम इसी सब्जेक्टिव का पार्ट 2 भी जल्द अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम 81 से लेकर 100 तक अपने जो बाकी 20 सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो कि इंशाल्लाह 5 मार्क्स के होंगे, वो हम डिस्कस करने जाएंगे आपके साथ। तो ये 100 क्वेश्चंस करने के बाद इंशाल्लाह यकीन और इत्मीनान रखिएगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और एक अच्छा स्कोर आप अर्न कर सकेंगे। ठीक है, जाते जाते आज की इस एपिसोड से रिलेटेड या ओवरऑल आपको इस पूरी सीरीज से रिलेटेड या हमारे पूरे कंटेंट से रिलेटेड कोई सजेशन आपकी हो, कोई फीडबैक देना चाहें, कोई राय का इजहार करना चाहें, तो हमारी बेहतरी के लिए, हमारी क्वालिटी डिलीवरी और प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाने के लिए, इस सारे सिलसिले को प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल बनाने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए आपका कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो, कोई रहनुमाई हमारी करना चाहें, तो प्लीज मोर देन वेलकम। हम कोशिश करेंगे कि आपकी दी हुई सजेशंस को सामने रखते हुए जो बेहतर, मस्बत और अच्छी तब्दीलियां हम करना चाहें और वो हो सकें, और जिससे बाकी सब लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें, उनको असिस्ट कर सकें, हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। आपसे बात होती है पार्ट 2 के अंदर। विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। सी यू इंशाल्लाह इन पार्ट 2। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।